मुझे अच्छी तरह याद है वो मौसम बहार का एक खुशगवार दिन था। मैं कानून की तालीम हासिल करने के लिए मिशिगन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुकी थी। इन दिनों केट एक ग्रोसरी शॉप में जॉब कर रही थी। इससे मेरी मुलाकात बहुत कम हो गई थी, लिहाजा मैं तकरीबन हर रात जूली के साथ बैठकर पिया करती। जूली मेरी तरह एक दौलतमंद फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और वो हासी सर फिरी भी थी। अक्सर दोस्त इसके बारे में कहा करते, जूली के दिमाग का एक नहीं बल्कि कई स्क्रूज ढीले हैं। इस रोज़ केट का ऑफ था। मैंने जूली को केट से मुतारिफ करवाने का फैसला किया। जूली ने हमें डाउनटाउन में थिएटर के सामने पिक किया। वो अपने डैड की मर्सिडीज में आई थी। केट मेरे साथ अक्मे नशिस्त पर बैठ गई। कार का स्टीयरिंग जूली ने संभाल रखा था। तुमसे मिलकर खुशी हुई जूली, केट ने खुशदिली से कहा। एंजेला ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता रखा है। एंजेला कई सालों से तुम्हारा जिक्र कर रही है। जूली ने कार को आगे बढ़ाते ही कहा, कैसा अजीब इत्तेफाक है ना, आज हम पहली मरतबा मिल रहे हैं। खैर, मैंने गाड़ी ही में तुम लोगों की ज़ियाफत का बंदोबस्त कर रखा है। बात के अख्ताम पर इसने डैशबोर्ड से वोडका की एक बोतल निकाल ली। आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं? केट ने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। इस पुरस्कार जगह पर जहाँ दरिया के किनारे तुम और एंजेला बियर पीते हो और सिगरेट नोश करते हो, जूली ने मोतदिल अंदाज में जवाब दिया। एंजेला ने मुझे सब कुछ बता रखा है। इस तरफ जाना ठीक नहीं होगा, केट ने जल्दी से कहा। इस रास्ते से तो बिल्कुल भी नहीं। इसकी कोई खास वजह है? जूली ने दरियाफ्त किया। इस रास्ते पर हमें बहुत कीचड़ मिलेगी, केट ने गहरी संजीदगी से कहा। पिछले हफ्ते बहुत बारिश हुई है। केट ठीक कह रही है जूली, मैंने कहा। तो क्या ख्याल है? जूली ने बेपरवाही से कहा। फिर हम केट के घर चलते हैं, इसके किचन में बैठकर आराम से पियेंगे। जूली की तजवीज़ मुझे मुनासिब नहीं लगी। केट हमारी जितनी आज़ाद ख्याल नहीं थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हम कहीं और भी तो जा सकते हैं। यहाँ नज़दीक ही मकई के खेत भी हैं और थोड़े थोड़े फासले से जंगल भी है। हमें कोई महफूज ठिकाना मिल ही जाएगा। ऐसे महफूज ठिकाने से तो मेरी कार ही अच्छी है। जूली ने वोडका की बोतल से एक बड़ा घूंट लेने के बाद बोतल को मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, लो तुम दोनों भी मजे करो, आज की पार्टी गाड़ी में ही। अब ये पूरी बोतल तुम्हारी हुई, मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगी। मैंने पूछा, तुम्हारी ना पीने की कोई खास वजह? मेरी फीलिंग्स। तुम्हारी फीलिंग्स? केट ने इस्तफसार किया। कैसी फीलिंग्स? जैसा कि खुदा यहाँ मौजूद है और वो हमें देख रहा है, इसने अजीब से लहजे में कहा। फिर आसमान की जानिब इशारा करके इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, खुदा इधर बादलों में भी है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग खुदा के बारे में क्या नजरियात रखते हैं। मैंने वोडका का एक बड़ा सा घूंट लेने के बाद बोतल को केट की जानिब बढ़ा दिया। जूली कीचड़ से नाहमवार रास्ते पर मर्सिडीज को आगे बढ़ाती चली जा रही थी। इसकी ड्राइविंग का अंदाज इंतहाई खतरनाक और वहशियाना था। केट अपने घर जाना चाहती है, मैंने जूली से कहा। वो सुनी अनसुनी करते हुए तूफानी रफ्तार में गाड़ी दौड़ा रही थी। हमारी एक जानिब चट्टाने और दूसरी तरफ जंगल था। गाड़ी के नीचे नाहमवार रास्ता था, जिसकी वजह से हम तीनों बेतरतीब झटकों की वजह से उछल रहे थे। तुमने वो कट पीछे छोड़ दिया जहाँ से मेरे घर की तरफ रास्ता जाता है, केट ने झंझलाहट भरे लहजे में जूली से कहा। गाड़ी को वापस मोड़ लो। जूली ने गाड़ी रोककर वापस मोड़ने की बजाय इसकी रफ्तार में बेपनाह इजाफा कर दिया। आगे एक खतरनाक मोड़ था, वहाँ पर सड़क बहुत तंग हो जाती थी। जूली पर जैसे कोई जुनून सवार हो गया था। फिर इसकी बेवकूफ़ी के बड़े भयानक नताइज बरामद हुए। इस टर्निंग पर गाड़ी को मोड़ते हुए जूली स्टीयरिंग पर काबू न रख सकी। गाड़ी में ज़लज़ले के असरात नमूदार हुए और वो साइड वाली चट्टानों से टकराने के बाद उल्ट गई। ये तसादुफ इतना होलनाक था कि उल्टने के बाद मर्सिडीज कीचड़ से सड़क पर काफ़ी देर तक फिसलती चली गई। वो एक भयानक और दिल हिला देने वाला मंजर था। मारे दहशत के मैं अपने होशो हवास खो बैठी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक अस्पताल में पाया। जूली मेरे बेड के नज़दीक खड़ी थी। इसकी एक कलाई पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचा दी गई। मेरा चेहरा एक दो जगह से जख्मी हुआ था और अंदरूनी चोटें भी थी। नर्सों की जुबानी जब मुझे केट की हालत तेज़ार के बारे में पता चला तो बावजूद तकलीफ के भी जूली पर बरस पड़ी। केट इस वक्त कोमा में है। इसकी एक टांग बुरी तरह कुचल गई थी। अस्पताल लाने वालों ने मजबूरन इसकी मजरूह टांग को काट डाला। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, तुमने तो समझो हमें मार ही डाला था। ऐसा क्यों किया तुमने जूली? मैंने खुदा की आवाज़ सुनी। वो सहरज़दा लहजे में बोली। वो हमें अपने पास बुला रहा था, मगर आज से पहले तो तुमने कभी खुदा का जिक्र तक नहीं किया। मैंने तंजिया लहजे में कहा, अगर खुदा हमें अपने पास बुला रहा था तो फिर हम जिंदा क्यों हैं? बाज़ औक़ात मामलात बदल भी जाते हैं, जूली ने सपाट आवाज़ में जवाब दिया। हो सकता है इस बार ऐसा ही हुआ हो। मैंने तो वही किया जो खुदा ने मुझसे कहा। तुम झूठ बोल रही हो जूली, मैंने हफ्की भरे लहजे में कहा। तुम अपनी हमाकत और गलती को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रही हो। खुदा कभी तुमसे ये नहीं कह सकता कि तुम दूसरे इंसानों की जान लेती फिरो। तुम मेरी बात का यकीन करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। वो बेपरवाही से कंधे झुकाते हुए बोली। मैंने डॉक्टर्स को भी वही बताया जो तुम्हें बता रही हूँ। उन्होंने मुझे किसी साइकाट्रिस्ट से मिलने का मशवरा दिया है। बस कर दो जूली, मैंने बेजारी से कहा। मैं पहले ही कुछ कम तकलीफ में नहीं हूँ। वो चुपचाप मेरे पास से हट गई। मुझे सिर्फ चेहरे पर ही चोटें नहीं आई, बल्कि मेरा पेट खसूसन पेट्रो भी शदीद जख्मी हुआ था। पसलियों के घाव इसके अलावा थे। मैं अपनी तकलीफ से ज़्यादा केट के लिए परेशान थी, क्योंकि वो कोमा में चली गई थी। इसके अंदर जिंदगी के बारे में वसूख से कुछ कहा नहीं जा सकता था। 5 दिनों की ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने ये कहकर मुझे डिस्चार्ज कर दिया कि मेरे पास तुम्हारे लिए 2 खबरें हैं, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर। बताओ पहले कौन सी खबर दूँ? इस वक्त मामा मेरे साथ थी। डॉक्टर की बात सुनकर वो परेशान हो गई। ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। परेशानी, खास तौर पर बिला वजह की परेशानी, तो उनकी नस नस में खून के मानिंद दौड़ रही थी। लेकिन इस वक्त मामला गंभीर था। मैंने डॉक्टर से कहा, पहले बुरी खबर सुनाएं। पेट्रो पर लगने वाली खतरनाक चोट ने तुम्हें बांझ बना दिया। डॉक्टर ने इंकशाफ अंगेज लहजे में बताया।
तुम अपनी जिंदगी में कभी औलाद नहीं पैदा कर सकोगी। और अच्छी खबर, मैंने सवालिया नजरों से डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, अब तुम अपनी पढ़ाई के लिए लॉ स्कूल जा सकती हो? इसने ठहरे हुए लहजे में बताया, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि इस हादसे को भूल जाओ। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है और तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। डॉक्टर की बात मेरी समझ में आ गई और मैं वाकईतन सब कुछ भूल गई। बस मुझे इतना याद रहा कि कभी औलाद पैदा नहीं कर पाऊंगी। जूली के बारे में केट ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। ये बात भी मुझे मालूम थी कि वो आजकल कैलिफोर्निया में थी। केट के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट सजी हुई थी। मैं कुछ देर के लिए खामोश नजर से उसे देखती रही तो वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोली, मेरा अंदाजा है कि जूली ने किसी डॉक्टर से शादी कर ली। इसका शोहर हड्डियों का डॉक्टर है, मेरा मतलब है आर्थोपेडिक सर्जन। मेरे ख्याल में जूली का शोहर कार्डिक सर्जन है, मैंने कहा, और वो दिल का काफी मशहूर सर्जन समझा जाता है। तो तुम मुस्तकिल इससे राब्ते में। वो मेरी आंखों में आंखें डालते हुए मुस्तफसिर हुई। मुस्तकिल तो नहीं, मैंने वजाहत करते हुए बताया, बस दूसरे क्लास वाले उसकी तरह कभी कभार इससे हलवाई हो जाती है। तो तुम इसके बहुत करीब थी। वो मेरे चेहरे पर निगाह जमाकर बोली, वो तुम्हारी क्लास में थी और तुम इसकी हर भली बुरी आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी और तुमने ही मुझे इससे मिलवाया था। इससे मेरी दोस्ती बस टाइम पास की हद तक थी। मैंने अपनी पोजीशन वाजे करने की गर्ज से कहा, केट यकीन करो, मैं जूली के बारे में इतना नहीं जानती थी जितना तुम्हारे बारे में जानती हूँ। मैं तो जूली के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। केट ने अपना गिलास मेज पर रखते हुए पुरसोच अंदाज में कहा, मगर मैंने हर रोज इस हवाले से सोचा जरूर है। मैं कहना चाहती थी कि मैं भी हर रोज जूली के बारे में सोचती हूँ, मगर मैंने हालात की नज़ाकत को देखते हुए अपना मुंह बांध ही रखा। मेरे पास ज्यादा कुछ वक्त नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में बता चुकी हूँ। वो दोबारा गिलास उठाकर गहरी संजीदगी से बोली, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि 30 साल पहले वो कार का हादसा क्यों हुआ था। मैं तो माजी को एक दायमी इत्मीनान से हमकिनार करना चाहती हूँ। जब मैं कोमा से बाहर आई तो मुझे पता चला कि जूली अस्पताल में तुम्हें देखने आई थी। हाँ, वो मेरे पास आई थी, मैंने कहा, मगर वो एक बार भी मेरा हाल पूछने नहीं है। हालांकि मुझे इस हाल तक पहुंचाने की जिम्मेदार भी वही है। वज़ार खुद लहजे में बोली, मैं अस्पताल के बेड पर बेसुध पड़ी थी, मेरी टांग से खून जारी था, मेरे सर पर दर्जनों टांके लगे हुए थे और मेरी हालत मुर्दों से भी बदतर थी। शायद वो बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने लंगड़ी वजाहत पेश करते हुए कहा, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, वो तुम्हारे सामने आने की हिम्मत पैदा नहीं कर पा रही होगी। गलती का एहसास, इसने तमस्खुराना अंदाज में कहा। फिर चंद लम्हात घूरते रहने के बाद दोबारा गोया हुई। इसने किसी भी तरीके से अपनी शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया। वो तुमसे मेरा टेस्ट ले सकती थी। अगर इसमें मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो मेरे नाम हमदर्दी भरा एक हाथी लिख देती। वो मुझे कोई ईमेल भी कर सकती थी, मगर वो तो मुझे ऐसी भूल गई जैसे इस दुनिया में मेरा कोई वजूद ही ना हो। मैंने सिगरेट के पैकेट की जानिब से हाथ बढ़ाया ताकि केट की निगाह की तपश से बच सकूं, क्योंकि वो बराह रास्त मेरी आंखों में तक रही थी। सिर्फ एक जूली पर ही मौकफ नहीं एंजेला, वो अपने दुख को आगे बढ़ाते हुए बोली, मेरे डैड ने मुझे कभी अस्पताल आकर देखने की जहमत गवारा नहीं की। मैंने बरसों इंतजार किया कि डैड वापस आएंगे और अपने किए पर दामत का इजहार करेंगे, मगर लगता है दुनिया मतलबी और बेहिस हो गई है। अपनी गलती पर माफ़ी मांगने का रुझान बाकी नहीं रहा। तुम मुझे बहुत ज़्यादा शाकी और नाराज़ दिखाई दे रही हो। मैंने सिगरेट सुलगाने के बाद हल्का फुल्का अंदाज में कहा, मैं कभी शाकी और नाराज़ थी। वो खला में देखते हुए बोली, मगर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तो मैं कुछ अरसे से इंतकाम के बारे में सोच रहा हूँ। लम्हाती तौक़ुफ़ करके उसने मुझे मानी नज़र से देखा, फिर सनसनाते हुए लहजे में इजाफा करते हुए बोली, एंजेला, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। कीमोथेरेपी ने मेरी यादाश्त का बेड़ा गर्क कर दिया है। कैंसर में मुबतला होने से पहले एक टांग को खो चुकी थी। मेरी माँ, वो छोटा सा घर अलगर्ज, सब कुछ चला गया। इस वक्त मैं तही दस्त और तही दामा हूँ। तुम जानती हो, मेरे जैसे इंसान को किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। मैं इस वक्त इंतकाम लेने की बेहतरीन पोजीशन में हूँ। मायूस होने की जरूरत नहीं केट, मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त, हम दोनों बहनें हैं। मेरी माम तुम्हें अपनी दूसरी बेटी कहा करती थी। वो सिगरेट का एक तवील कश लेने के बाद फिर बर्राई हुई आवाज़ बोली, ये ठीक है कि तुम लॉ की तालीम के लिए मिशिगन यूनिवर्सिटी चली गई, मगर इस दौरान में तुम कई बार अपने होम टाउन इलिनॉय भी आती जाती रही थी, लेकिन तुम एक बार भी माम को देखने के लिए हमारे घर नहीं। मैं तुम लोगों से राब्ते में रहना चाहती थी, मगर बदकिस्मती से इसका मौका नहीं मिल सका। मैंने सफाई पेश करते हुए कहा, यकीन जानो मुझे मालूम नहीं था कि मिसेस एल्सन बीमार है। मैंने तुम्हें बताया था कि वो ऑक्सीजन पर है। वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोली, अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में भी तुम्हें याद करती थी। तुम्हारी माम बहुत अच्छी थी, मैं बस इतना कह सकी। वो किसी से नफरत नहीं करती, हत्ता के डैड से भी नहीं। वो गहरी संजीदगी से बोली, मगर वो तुम्हारी दोस्तों खसूसन जूली को नापसंद करती थी। जाहिर है जूली इस एक्सीडेंट की जिम्मेदार थी। मैंने कहा। वो ज़ाहिर खुद लहजे में बोली, माम जूली और इसकी फैमिली को भी माफ़ कर देती अगर वो वाकयातन एक एक्सीडेंट ही होता। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने चौंक कर इस तरफ देखा। क्या वो एक्सीडेंट नहीं था? माम की बहुत सारे लोगों से बात हुई थी। वो शिकायत भरे लहजे में बोली, जिसके नतीजे में ये बात सामने है कि जूली एक जहनी मरीज़ है। वो हर किस्म का नशा भी करती है। इससे पहले वो ऐसे ही कई एक्सीडेंट कर चुके। इसका बाप बहुत असर और रसूख वाला है। वो लोग पुलिस और दीगर महकमों को अतियात के नाम पर मोटी रकमें खिलाकर सबका मुंह बंद कर देते हैं। जूली किसी भी सूरत काबिल माफ़ी नहीं। तुम इसके बारे में सब कुछ जानती थी। जूली का बाप डाउनटाउन में एक ताकतवर जज की हैसियत से काम करता है। मेरी माम के वकील ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये साबित हो जाए कि जूली ड्रग्स के आदी और जहनी तौर पर एक बीमार लड़की है, ताकि मेरे साथ पेश आने वाले हादसे और मेरी मेडिकल बिल्स की मदद में इससे हर जाने की रकम वसूल की जा सके। मगर सारी की सारी रिपोर्ट्स जूली के हक में चलेगी। जज साहब ने अपनी ताकत और पैसे का बेदरेग इस्तेमाल करके हक़ाइक़ को बदल डाला।
इस तरफ से मायूस होने के बाद माम ने तुम्हारे वालिदैन से रब्ता किया ताकि वो किसी तौर पर हमारी मदद कर सकें। उन्होंने ये कहकर माम को टरहा दिया कि तुम्हारी लॉ में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तुम्हें किसी मामले में नहीं घसीटा जा सकता। डॉक्टर्स ने खास तौर पर तुम्हें इस एक्सीडेंट के बारे में सोचने और इस पर बात करने से मना कर रखा है, लिहाजा वो लोग इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकते। इस वक्त मुझे हद दर्जा शर्मिंदगी का एहसास हुआ। हमें हर सूरत में केट की मदद करना चाहिए थी, मगर ये सच है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि केट की माम ने इस सिलसिले में मेरे वालिदैन से रब्ता किया था। मेरे वालिदैन ने इस मामले को मुझ तक शायद इसलिए नहीं पहुंचाया था कि मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकूं। मैंने पिछले 30 साल मुसलसल अजियत और तकलीफ में गुजारे हैं। वो बेहद कड़वे लहजे में बोली, और इस दौरान मैं हर लम्हा इस जूली को याद रखा है। अगर तुम्हारे इस दुख और दर्द की कोई कीमत है तो जूली को वो लाजमी अदा करना चाहिए। मैंने कहा, क्या प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के जरिए? वो तमस्कुराना अंदाज बोली, मैं इसके बारे में पल पल की खबर रखी हुई हूँ। वो एक मालदार सर्जन की बीवी है। वो कैलिफोर्निया के महंगे रिहायशी इलाके में रहती है। इसके 3 खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे हैं। इसने जुनून की कैफियत में कई बार जूली को खत्म करने के बारे में सोचा है, लेकिन 3 बच्चों की माँ को कत्ल करना मुझे किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं लगा। ये इन बच्चों के साथ ज्यादती होगी। इन बेचारे मासूमों का क्या कसूर? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो केट, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। जूली के किए की सजा इसके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। तो तुम ये मानती हो कि वो महज एक्सीडेंट नहीं था? वो मेरी आंखों में बहुत दूर तक देखते हुए मुस्तफसर हुई। इसमें सरासर जूली की गलती और तुम जूली की तमाम आदाते हबीसा से वाकिफ थी। केट के इस्तफसार के जवाब में मैं बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मेरा हल्क पत्थर सा हो गया। बस मेरी जुबान से एक ही लफ्ज़ निकला, हाँ। इसके बावजूद भी तुमने अपनी इस घटिया और सरफिरी दोस्त से मुझे मिलवाया। केट ने सनसनाते हुए लहजे में सवाल किया। मैंने एक मरतबा फिर मुख्तसर जवाब दिया, केट मुझे उम्र भर इसका अफसोस रहेगा। केट ने नई सिगरेट सुलगाने के बाद मेरे चेहरे पर निगाह जमाते हुए इस्तफसार किया। एंजेला, पूरी दयानतदारी से बताओ, क्या तुम समझती हो कि जूली एक बदतरीन मौत की हकदार है? जूली की वजह से मैं खुद से नफरत करने लगी हूँ। मैंने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए तल्ख लहजे में कहा, इस एक्सीडेंट ने तुम्हें अपाहज और मुझे बांझ बना दिया। मैं चाहे कितनी भी दौलत और शोहरत कमा लूं, अपनी कोख से एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि मेरी तरह तुम्हारे पास भी अब खोने को कुछ नहीं बचा। वो मानी हेज लहजे में बोली, जबकि जूली के पास बहुत कुछ है, दौलतमंद शोहर, आलिशान घर और 3 बच्चे, हर लिहाज से हैप्पी लाइफ। हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, मैंने कहा, लेकिन मेरा ख्याल है तुमने इतना तवील सफर ख्वाम नहीं किया। अगर तुम जूली को कत्ल करने का इरादा रखती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ, इसने अजब से लहजे में कहा। फिर अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डालने के बाद इस तरारी लहजे में कहा, मेरी दुआ का वक्त हो गया और मेरा पर्स इधर सिटिंग रूम में है। हम वापस सिटिंग रूम में आ गए। इसने अपने पर्स में से दुआओं की 3 बोतलें निकाली और मुझसे पानी मांगा। मैंने फ्रिज में से बोतल निकाली और किचन में आ गई। मैंने गिलास में पानी भरकर किचन के काउंटर पर रख दिया। इसने दुआ खाने के बाद मैंगो सालसा वाला जार उठा लिया और इसे हिलाते हुए गहरी संजीदगी से बोली, आम की ये चटनी बड़ी मसालेदार और लजीज है। सही मानों में इसका लुत्फ उठाने के लिए ज़रूरी है कि इस्तेमाल से पहले इसे खूब अच्छी तरह हिला लिया जाए। इसके बाद अज्जा ऐसे हैं जो जार की तह में बैठ जाते हैं। मेरी कोशिश थी कि केट एक आध रोज़ मेरे पास रुके, मगर वो नहीं मानी। मैंने बवक्त रुखसत इससे कहा, मैं अगले महीने का वक्त निकाल कर एलोनाई आऊँगी, फिर तुमसे मुलाकात करूँगी, बशर्ते कि इस वक्त तक मैं एलोनाई में हूँ। इसने मानी हेज़ अंदाज में कहा, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। मैंने तहे दिल से कहा, मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रखना, क्योंकि गुस्से की हालत में उठाया हुआ कदम नुकसानदेह और परेशानी का बायस बनता है। हाँ, मैं जानती हूँ, इसने ससरी अंदाज में कहा। मैंने ये 30 साल बड़े सब्र और बर्दाश्त के साथ गुजारे हैं। वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जो भी करूँगी बहुत सोच समझ कर करूँगी। वो अपने बाड़े की स्याह लेक्सस में बैठकर रवाना होगी। केट के जाने के बाद मैंने खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस किया। ऐसा लगता था कि मैं अंदर से खाली हो गई हूँ। मेरा सब कुछ वो अपने साथ ले गई है। मैं पिछले 2 दिन से सिर्फ और सिर्फ केट के ही बारे में सोच रही हूँ। इसके साथ होने वाली एक एक बात मेरे दिमाग में चकरा रही है। मैं ठीक से खा पा रही हूँ और ना ही मुझे सुकून की नींद आ रही है। वो कार एक्सीडेंट, केट का अपाहिज हो जाना, इसकी मौत, इसकी माम की अलमनाक मौत और अब केट की ये जानलेवा बीमारी, ये सब इंतहाई अजियतनाक, बदतरीन और काबिल मजम्मत है। 2-3 दिन की मुसलसल सोच विचार के बाद बिलाखिर मैंने एक फैसला कर लिया है। इस फैसले पर पहुंचने के बाद मुझे खुलकर भूख लगी है। मैं इस वक्त अपने किचन के काउंटर पर बैठी डिनर कर रही हूँ। मेरा जहन माजी के धुंधलकों में भटक रहा है। मैं 2 रोज़ कबल केट के साथ इसी जगह पर मौजूद थी। इसकी हालिया बीमारी और गुज़श्ता 30 साल की बीता ने मुझे अंदर बाहर से लर्जा कर रख दिया है। मैं इस शफाक हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकती कि केट के साथ वाक़तन बहुत ज़्यादती हुई। इसकी तबाही और बर्बादी का आगाज़ जूली वाले एक्सीडेंट से हुआ था, लेकिन इस मामले में मैं खुद को बरी ज़िम्मा नहीं समझती, क्योंकि केट को जूली से मिलवाने वाली तो मैं थी। हम तीनों की कहानी दुनिया तक पहुंचाने के लिए मैंने पिछले 30 साल, बल्कि इससे भी ज़्यादा साल के वाक़यात को तरतीबवार एक डायरी में लिख दिया है। मेरे पास ये डायरी एक ठोस सबूत की हैसियत इख्तियार कर जाएगी, क्योंकि मैंने पूरी दयानतदारी के साथ सब कुछ बयान कर दिया है। हत्ता कि इस अलमनाक कहानी का अंजाम भी मैंने रकम कर दिया है, जो कि मेरी मौत की सूरत में होगा। आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख महसूस हो रही है, इसलिए मैंने खूब डट कर खाना खाया है, और वो भी
मैंगो सालसा के साथ। केट ने बिल्कुल ठीक कहा था, मैंगो सालसा के जायके और लज्जत का कोई जवाब नहीं। हालांकि इसने खुद ये चटनी बिल्कुल नहीं खाई थी। अब यही मैंगो सालसा मेरी मौत का सबब बनने वाला है। केट ने मैंगो सालसा वाले जार को 2-3 बार खोलकर बंद किया, फिर इसे अच्छी तरह हिलाया। इस दौरान मैंने देख लिया कि इसने जार में एक सफेद सफूफ मिलाया था। वो यकीनन कोई सरीउल जहर था। इसकी गुफ्तगू से साफ जाहिर हो गया था कि वो मुझे और जूली को कत्ल करने के लिए इतनी दूर आई हुई है। मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकती थी कि वो जूली के साथ किस किस्म का सलूक करेगी, लेकिन हक़ाइक़ जान लेने के बाद मैं अपने ज़मीर की अदालत में एक मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी हूँ और वो जहरीला मैंगो सालसा खाने का फैसला भी मेरे ज़मीर का ही है। केट और इसकी मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं खुद को इसका जिम्मेदार समझती हूँ। खता मुझसे हुई। मैं जूली को कैट से ना मिलवाती तो आज हालात बहुत मुख्तलिफ होते। हर खता की एक पादाश होती है। मुझसे जो खता सरजद हुई, इसकी पादाश के तौर पर मैंने मैंगो सालसा का आधे से ज़्यादा जार अपने मादे में उतार लिया है। मेरी इस मुनसिफाना जुर्रत का क्या नतीजा बरामद होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर ही इसका जवाब भी छुपा हुआ है।